अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या है? तो वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बात की जाए तो रियल नंबर है। और रियल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिसमें सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक एवं परमेय, अपरमेय, सम, विषम। बात यदि एक शब्द में की जाए कि वे संख्याएं जिसमें सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या, जिसमें आपकी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सभी की सभी सम्मिलित हो जाती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर नंबर 1 में, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, अपरमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। एक इससे पहले जब ये सिलेबस कम हुआ, इससे पहले चलता था यूक्लिड विभाजन, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यूक्लिड विभाजन था इसमें। पहली एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन विधि के माध्यम से आपके सवालों को सॉल्व करना था, लेकिन पिछली साल से आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। अब मात्र आपकी 2 एक्सरसाइजें बची हैं, जो एक रह गई है एलसीएम और एक रह गई है एचसीएफ। यानी एलसीएम एचसीएफ वाली एक प्रश्नावली है 1.1 और दूसरी है आपकी अपरमेय सिद्ध करने वाली। तो अपरमेय संख्या कक्षा 9th में आपको सिखाई गई है, किस तरीका से आप पहचानते हैं कि अपरमेय है। और एक अपने माइंड में बिठा लो, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी अपरमेय संख्याएं होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां आपको पहचानना नहीं है, यहां पे आपको सिद्ध करना है। बात आती है एचसीएफ और एलसीएम। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, और इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक, इसको ज्यादा लेंदी ना लिखना पड़े। महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या करते हैं हम? एक एक चीज को देखते हैं, 2-3 संख्याएं हमें दी रहती हैं, उनके हम अभाज्य फैक्टर यानी कि गुणनखंड। फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। और गुणनखंड क्या होते हैं? सभी के सभी अभाज्य संख्याएं गुणनखंड होती हैं। जैसे 2 से काटना, 3 से काटना, 5 से काटना, 7 से काटना, 11 से काटना, 13, 17, 19, 23, ये सभी के सभी क्या है? आपके गुणनखंड है, फैक्टर है। तो इनमें क्या करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मीन्स होता है जो सब में मिलता है, जो एक समान सब में, जैसे सब में आंखें हैं, आंखें हैं कि नहीं है? कॉमन है। नाक है, कॉमन है। कान है, कॉमन है। ऐसा तो है नहीं है कि कान से सूंघत हो और नाक से सुनत हुई हो, ऐसा होता है का? हर इंसान नाकई से सूंघत है और कान से सुनत है, ऐसा तो नहीं है कि सिखा का है उल्टो है सिखा को, कि नाक से भी सुनत है और कान से सूंघत है। तो ये सब में क्या है? कॉमन चीजें हैं। तो कॉमन हम निकालते हैं संख्याओं का फैक्टर, यानी कि उसके गुणनखंड निकालते हैं, और उनमें जो मिल जाए उनको हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। मान के चलो किसी संख्या के गुणनखंड करने से 2, 2, 2,
3 ये आए हैं, और किसी संख्या के गुणनखंड करने से 2, 2, 5, 7। तो इस दोनों संख्याओं में क्या क्या मिला है आपको? 2 बार मिला है, तो 2 और 2 को 2 बार लिखने के बाद उसका गुणा कर देंगे। वो अब एचसीएफ की बात की जाए, यानी कि महत्तम समावर्तक की बात की जाएगी, तो कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आ जाएगा। बात आती है लघुत्तम समावर्तक की, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसमें जो गुणनखंड निकलते हैं उन गुणनखंडों का क्या कर लेते हैं? हम गुणा कर देते हैं एक दूसरे में, तो उससे क्या हो जाता है? हमें लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम प्राप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, कह रहा है इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मात्र आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और उसमें कुछ भी नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 140, क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का पहले का पहला है, जिसमें पूछा है उसने 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन पहले का पहला है 140। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको, तो निकाल लो अभाज्य गुणनखंड। 140 140 2 से कट जाएगा। अब तो क्लास 10th में बैठे हो तो ये तो पता होना चाहिए कि किससे क्या कटेगा। ये कक्षा 6वीं 7वीं की बात है। यानी जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। 3 का नियम होता है, उन संख्याओं का योग यदि 3 के पहाड़े में आ जाता है तो वो 3 से भाग कट जाता है। 5 का नियम होता है कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 हो, वो सभी संख्याएं किससे कटती है? 5 से कटती है। तो ये 2 से कटेगी। 2 सत्ते 14, 0, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा तो ये 5 से कट जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 से काट देंगे 1 आ जाएगा। यानी 140 के जो गुणनखंड हुए हैं वो आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको 2 की पावर बना देंगे। 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 की घात लगा देंगे। और 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 की घात इस पर लगा देंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर इस पे 1 की घात लगाना जरूरी है। लगा दोगे अच्छा कहलाएगा, नहीं लगाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे नंबर एक भी ना काटे जाए। एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर ना काट पाए तो हम गलतियां क्यों छोड़ दें? हम ऐसी गलती ना करें कि जिससे हमें कुछ भी नंबर काट। टाइम कितना लगा है? कुछ टाइम लगा है का 1 की पावर लगाने में? तो जब हमें टाइम नहीं लग रहा है तो हम आराम से इसके गुणनखंडों के उस हिसाब से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 156, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 156 के जो गुणनखंड किए वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो यहां हो जाएगी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। अगला है 3825, 3825 काटेंगे इसको, 3825, तो 5 2 7
7 8 15 और 3 18, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 2 बचा, 22 बना, 7 21 और 3 5 15, 7 5 12 और 2 14 1 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा, अब 5 से काट देंगे, 5 8 40 और 5 25, अभी भी 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 7 35, 17 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 38 25 के जो गुणनखंड हुए हैं वो आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यानी 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। अगला है आपका 5005, 5005 चौथे नंबर का है, 5005, तो इसके निकालेंगे 5005, ये देखो ना तो 2 से कट रहा ना 3 से, सीधे किससे कट रहा है, 5 से, 5 एकम 5 0 0 1, अब ये किससे कट रहा है, देखो 7 एकम 7, 3 बचा और 30 बन जाएगा, 7 चौको 28, तो 2 बच जाएंगे और 1 वो 21 हो जाएगा, तो 7 21, यानी 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 21, 143 आ गया है। 143 अब 7 से नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा, 11 से देखेंगे, 11 एकम 11, 14 में से 11 गए 3, 33 बन जाएगा, 11 3 33, यानी कि 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 3 33, 13 मिल गया और 13 का भाग 13 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से 5005 के जो गुणनखंड हुए हैं वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर भी 1। इस प्रकार से आपके 4 क्वेश्चन ये हुए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं इसका। 5वें में आपको दी गई है संख्या 7429, 7429 दी गई है संख्या। सात 7 4 2 9, देखो 9 2 11, 11 और 4 15 और 7 22, ये ना तो 2 से कट रहा ना 3 से कट रहा ना 5 से कट रहा, 7 से, और देख लो 7 एकम 7 0, 7 6 42 और 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है, 11 6 66 8, तो 82 77 77, यानी कि 5 नहीं कट रहा है। 13 से, 13 चौको 52, 13 पना 65 65 9, 17 से कटेगा सीधा। किससे कटेगा, 17 से कटेगा। 17 17 3 क्या, 17 चौको 68, 4 बार गया, 74 में से 68 चले गए, कितने बचे, 64 में से 74 में से 68 चले गए, तो आपके कितने बच गए हैं, 6, तो 62 बन जाएगा। तो 17 51,
अब 62 में से 51 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11, तो 119 बन जाएगा। और 119 यानी कि कितना बनेगा आपका? 17। 7 बार में जाएगा, 17 सत्ते 119, तो 7 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा? अब ये सीधा 19 से कटेगा। 17 के बाद 19 से कटेगा। 19 दूनी 38। अब 43 में से 38 चले गए तो 5 बच गए, सो 57। 57, तो यहां पे 23 आ जाएगा। और कट के कितना बचा है? 1। यानी 74, 29 के जो गुणनखंड हुए वो 17 गुणे 19 गुणा 23। 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इनको ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ बराबर में सिद्ध करना है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसके लिए सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब इसको चाहे आगे लिख लो एलसीएम गुणा एचसीएफ, चाहे एलसीएम गुणा एचसीएफ लिख लो, चाहे एचसीएफ गुणा एलसीएम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये किसी भी तरीका से लिखा जा सकता है, या इस पक्ष को इस साइड लिख लो, इस पक्ष को इस साइड लिख लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम इसमें लिख दें कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ फर्स्ट संख्या गुणा सेकेंड संख्या। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। ये आपके चार तरीका से इसको कैसे भी लिख लोगे। तो यदि इस तरीका से लिखोगे तो मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या ए बराबर इतने, या एक और तरीका है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीका से इनको लिखा जा सकता है। अब यदि हमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम इसके बटे में आ जाएगा। या एक बार हमें एलसीएम एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो ये इसके नीचे आ जाएगी। तो इस तरीका से कंफ्यूजन नहीं होना है। ये मेन सूत्र है आपका, ये पूरे के पूरे मेन सूत्र लिखे हुए हैं। अब इनको कैसे भी कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। इनमें से तीन चीजें देगा, एक पूछेगा। तीन चीजें दे देगा, एक पूछ लेगा। मान के चलो एलसीएम एचसीएफ दे दिया और पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली, या दूसरी संख्या दे दी और एलसीएम एचसीएफ दे दिया, पहली संख्या पूछ लेगा। तो ये क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीका से हम इनके सूत्रों को बना सकते हैं। जैसे आपको सूत्र बनाना हो तो हम लिख सकते हैं इसमें एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में हो जाएगा आपका एलसीएम। अब एलसीएम यदि निकालना है तो हो जाएगी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। या आपको
पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में हो जाएगी दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या निकालनी है तो हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में पहली संख्या। ये इस तरीका से किसी भी सूत्र का प्रयोग करके और किसी का भी मान निकाला जा सकता है। तो ये हो गया आपके सूत्र, नोट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट की जीत और हार उसकी सोच पर डिपेंड होती है। ये आपकी जो शब्द लिखा है ना सोच, ये डिपेंड है आपके ऊपर। दोनों चीजें हारना भी और जीतना भी इसी से निकले, सोच से ही। हारना और जीतना दोनों आपके ऊपर ही डिपेंड होते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ में दोनों चीजें होती हैं, हारना भी होता है और जीतना भी होता है, और दोनों डिपेंड होते हैं इस पर। यदि सोच लोगे तो हार होगी, और ठान लोगे तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें जीतने से रोक दे। यदि उसे जीतने के लिए आपको ठानना पड़ेगा, तुम्हें गलत संगति को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें गलत अमालों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जीत को हासिल कर सकते हो, अन्यथा ये निश्चित है। जब रिजल्ट आता है, हमारी एक वीडियो डली हुई है, देख लेना, उसमें डला हुआ है कि जब रिजल्ट आए उस माता पिता के पैसों को याद करो कि वो माता पिता कैसे हमें पैसे कमा के देते हैं, कैसे हम वो करते हैं उस चीज को। यार यहां से जीतना कोई बड़ी पॉसिबल बात नहीं, अनपॉसिबल नहीं है, अनपॉसिबल नहीं है कुछ भी नहीं। इस दुनिया में जो चाहोगे वो कहां से। बच्चियां कहां जा रही हैं? चांद और उस पे चंद्रमा वगैरह पे जा रही हैं, हिमालय जैसे पर्वत को फतेह कर रही हैं। तो इस जीत को तुम हासिल करना, इतने कम सिलेबस में भी जीत को हासिल ना कर पाना बेकार है तुम्हारी पढ़ाई का। तो आपकी सोच पर डिपेंड होता है हारना और जीतना। यदि सोच लिया तो हार जाओगे, और ठान लिया तो कोई माई का लाल पैदा नहीं है कि तुम्हें हरा दे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें कह रहा था कि आपको इसकी जांच करना है, सत्यता की जांच कीजिए कि ये दोनों बराबर हैं। तो हमें संख्याएं दी गई है 26 और 91। दूसरे का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है आपको 26 91। दूसरे का पहला है 26 और 91। तो इसके सबसे पहले हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ना तो अभी एचसीएफ निकाल रहे ना ही एलसीएम निकाल रहे। इसका क्या निकालेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं पहले 26 के और 91 के। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहां 26 2 से काट देंगे 13 आ जाएगा, और 13 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। यहां 7 से कटेगा सीधा, 13 7 91, 13 आ जाएगा, और यहां पे 13 हो जाएगा, और यहां पे 1 बच जाएगा। तो ये आपके 26 और 91 की हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। इसके बाद लिखेंगे 26 बराबर आया है 2 गुणा 13, और 91 बराबर आया है 7 गुणा 13। अब निकालना हमें एचसीएफ। एक तो तरीका वही है जो आप छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि अलग अलग निकालो, उनकी मैचिंग करो, बस निकाल दो। लेकिन अब हम क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा करना है। निकालना किसका है? एचसीएफ निकालना हमें 26 का और 91 का। तो लिखेंगे एचसीएफ 26 और 91। अब देखो इन गुणनखंडों में कौन सा मिल रहा है, दोनों में कौन मिल रहा है? देखो 2 है इसमें, लेकिन इसमें 2 नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है। इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो दोनों में 13 13 मिल रहा है।
तो यानी कि एचसीएफ कितना हो गया है 13। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम बराबर 26 और 91। देखो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें जो भी चीजें मिल रही होगी वो एक बार लिखनी है। जैसे यहां पे 13 13 दो बार मिलता तो दो बार लिख देते। अभी देखो सबसे पहले दो सिंगल है तो दो को लिख लिया, फिर उसके बाद कौन है इससे बड़ा गुणनखंड 7 है 2 से, तो 7 को लिख लिया। अब 13 दोनों में है, 13 दोनों में है तो ऐसा नहीं लिख देना है कि दो बार 13 लिख दो, सिर्फ कितनी बार लिखोगे एक बार 13 को लिख दो। यदि दो बार मिल रही होती कोई संख्या, मान के चलो यहाँ पे 2 भी मिल रहा होता और 13 भी मिल रहा, तो 2 एक ही बार लिखते, या फिर उसके बाद भी 2 होता तो भी आपके आगे के सवालों में इसको दिखाया जाएगा। तो इसको देखो 13 7 91 और 91 दूनी 182, तो जो एलसीएम आया वो क्या आ गया है हमारा 182 और एचसीएफ आ गया है हमारा 13। हमारे क्वेश्चन का आधा आंसर पूरा हुआ। आधा आंसर क्वेश्चन इस तरीका से भी आ सकता है कि 2 नंबर में वो सिर्फ आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ ले, आपका आंसर यहां तक पूरा हुआ। लेकिन उसने क्या किया है, कह रहा है इसकी सत्यता की जांच भी कीजिए, तो हमें जांच करनी है जांच। तो कह रहा है अब देखो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनखंड, तो दो संख्याओं में पहली संख्या कौन सी हो गई है 26 और दूसरी संख्या कितनी हो गई है 91। तो लिख सकते हैं कि पहली संख्या बराबर 26, दूसरी संख्या बराबर 91 और एलसीएम आपका निकल के आया है 182 और एचसीएफ निकल के आया है कितना 13। जांच करनी है, जांच करने के लिए क्या हो जाता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। आपको सभी सूत्र इसके शॉर्ट तरीका के भी सूत्र बताए गए। एलसीएम कितना है 182 गुणा 13 बराबर 26 गुणा 91, 13 दूनी 26 हासिल आई 2, 13 अट्ठे कितने होते हैं, अरे 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल 106, सो हासिल हो गई कितनी 10 बचेंगी। अब 13 एकम 13 और 10 23, इसका भी गुणा करोगे तो 23 66 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गए हैं आपके बराबर हो गए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया है राइट हैंड साइड। यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाते हैं, तो आपके द्वारा निकाला गया एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, वो आपके द्वारा निकाला गया महत्तम समावर्तक, दोनों के दोनों सही है। और यदि ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आपके द्वारा निकाला गया एलसीएम और एचसीएफ कोई ना कोई एक गलत है, या फिर आपने कहीं ना कहीं सवाल में गलती कर दी है। इस प्रकार से आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन पूरा हुआ।